क्वेश्चन नंबर 7 है एन एलिमेंट Z forms an oxide. An element Z forms an oxide. An element capital Z forms an oxide ZO3. ZO3. Full stop. Option A है what is the valency of element Z? What is the valency of element Z? उसके बाद ऑप्शन बी देखिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? बी पार्ट है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? अब आप Z के फ्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। तो इसमें कैसे करना होगा देखिएगा, जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला है एन एलिमेंट Z फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। तो ZO3 किस तरीके से बनेगा, मैं ये जानता हूँ कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो Z की वैलेंसी कितनी हो ताकि ये ZO3 बन जाए? 6 होनी चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमें ये दे रखा है ZO3, वैलेंसीज को क्रॉस करके लिखा जाता है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन ये कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर लिख देते हैं ZO3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यहाँ पर लिख देंगे Z2, और फिर ये 3 बन जाए, इसलिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, तभी तो 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? ठीक। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट वैलेंसी ऑफ Z इज 6। ठीक है। अच्छा, अभी हम उतने उसमें नहीं जाते कि भाई अभी तक जो हमने देखे थे उसमें तो सब जगह हम यही देख रहे थे कि वैलेंसी 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है। ये इतनी बड़ी वैलेंसी 6 ये कैसे आ गई? या वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा या वो 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ऐसी होती हैं जहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रूल है वो रूल बिल्कुल सही है कि हमें क्रॉसओवर वैलेंसीज बनानी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको Z के साथ लिखा जाएगा, तो Z के साथ लिख दिया 2। तो O के साथ क्या लिखेंगे? Z की वैलेंसी, तो Z की वैलेंसी 6 होगी, तभी 2 3 जा 6 ZO3 बनेगा। समझ गए? ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं, विधि, यशिका, टिया, सुमिल, क्लियर है? यस सर। यस जानवी, लक्ष्य, समझ गए? चलें आगे। यस सर। ओके, फिर इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z? वैलेंसी ऑफ या फ्लोराइड ऑफ Z आप सीधा यहाँ पर वैसे लिखें जैसे कल देख रहे थे हम। इधर लिखेंगे सिंबल और इधर लिखेंगे वैलेंसी। एलिमेंट्स दो हैं, एक एलिमेंट तो Z है और दूसरा है फ्लोराइड ऑफ Z यानी कि फ्लोरीन। हाँ, तो Z हो गया और F हो गया। Z की वैलेंसी 6, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो Z के साथ 1 और F के साथ 6, क्या हो गया? Z1F6 यानी कि ZF6। ZF6, ठीक है। अब नोट करेंगे सम कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड्स। सम
complex ionic, some complex ionic compounds कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड्स वही है जहां पर हमारा कार्बोनेट आ जाएगा, जैसे हमने CO3 की वैलेंसी 2- बताई थी, SO4 की वैलेंसी 2- बताई थी, और फॉस्फेट की वैलेंसी PO4 3- बताई थी। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स आयनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। इनके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर वही काम करेंगे, सिंबल और वैलेंसी। सिंबल और वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी बताएंगे कितनी होती है, 2+। 2+ होती है, तो 2+ को हम 2 ही लिखेंगे। क्लोरीन की 1, तो Mg के साथ 1, Cl के साथ 2, Mg1Cl2 यानी कि MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। अगला देखते हैं 2, वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, SO4। तो लिखेंगे यहाँ सिंबल और फिर वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है बेटा Al, और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3+, और सल्फेट की होती है 2-। तो 3 और 2 लिख दिया यहाँ पर। एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और SO4 के साथ आ जाएगा 3। तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस, SO4 होल थ्राइस। ठीक है, नॉर्मली SO4 के आगे 3 नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर वो ऐसा लगेगा कि सिर्फ ऑक्सीजन O4 के आगे 3 लिखा हुआ है। उसको क्या करना है, पूरा ब्रैकेट लगाकर और फिर उसके आगे 3 लिखेंगे। ठीक है, सल्फेट का मतलब पूरा SO4। ठीक है, बताइए जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द सिंबल्स ऑफ सम ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो। The symbols of some of the ions are given below. Some of the ions are given below. K plus Al3 plus, K plus comma Al3 plus, K plus comma Al3 plus comma Br minus, Br minus comma O2 minus। ठीक है, ये सिंबल हो गए। Using this information, write down the formulae of using this information, write down the formulae of option first है part aluminium bromide, second है potassium oxide।
एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, और सेकंड पार्ट है पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड जैसा कि नाम से समझ में आता है, फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम चाहिए और ब्रोमीन चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एल्यूमिनियम भी दे रखा है और ब्रोमीन भी दे रखा है, ठीक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में फिर वही काम, सिंबल और वैलेंसी। और याद रखिएगा कि हमेशा कैटायन को पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में लिखा जाता है। जैसे CO2 है, ठीक है, तो CO2 लिखते हैं, O2C नहीं लिखते कहीं पर भी। H2O है तो OH2 नहीं लिखते, H2O लिखते हैं, ठीक। लिख भी दोगे, अगर मान लो OH2 लिख दोगे, गलत वो भी नहीं है, लेकिन एक तरीका है कि कैटायन को पहले लिख देते हैं और एनायन को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है तो Al को पहले लिखेंगे और ब्रोमीन को बाद में लिखेंगे। तो इधर आ गया Al और इधर आ गया Br। एल्यूमिनियम के ऊपर जो 3+ लिखा हुआ है ये इसकी वैलेंसी है, लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, तो 3 लिखेंगे बस। ब्रोमीन के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। Al इसके साथ, Br इसके साथ, मतलब Al Br3, Al Br3, ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड मतलब ये सिंबल और ये वैलेंसी। तो पोटेशियम कितना है, K+ लिखा हुआ है, तो K+ का मतलब हो गया बेटा K1+। तो पोटेशियम का सिंबल K, ऑक्सीजन का सिंबल O। तो पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का 2, तो K2 के साथ और O1 के साथ क्या हो गया, K2O। ये हमारा कंपाउंड, इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया K2O, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B आर गिवन बिलो। द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B आर गिवन बिलो। एलिमेंट और वैलेंसी, एलिमेंट और वैलेंसी। एलिमेंट है A और B। A की वैलेंसी दे रखी है 1+ और B की वैलेंसी दे रखी है 2+। ऑप्शन सॉरी, पार्ट फर्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं ये, सेकंड में है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ B। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ B। अब देखिएगा क्या करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। ठीक है, तो A की वैलेंसी तो दे रखी है, तो पहले लिखेंगे सिंबल और वैलेंसी।
ए का सिंबल तो ए ही हो गया। वो पूछ रहे हैं फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, सल्फेट मतलब इसका सिंबल क्या हो गया, SO4। ठीक है, तो ए की वैलेंसी 1+ है जिसको मैं सिर्फ 1 लिखूंगा। SO4 की वैलेंसी 2- होती है, उसको हम 2 लिखेंगे। तो ए के साथ 2 और SO4 के साथ 1, तो A2SO4 का होल 1। अब 1 लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, A2SO4 बोल देंगे इसको, A2SO4। ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसी तरह से। सेकंड पार्ट में देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ बी। नाइट्रेट ऑफ बी, तो बी है, अगेन देखिए 2+ दे रखा है तो कैटायन है, इसका मतलब बी को पहले लिखेंगे हम। बी को पहले लिख दिया, और नाइट्रेट होता है बेटा NO3। तो बी की वैलेंसी दे रखी है 2+, जिसको सिर्फ 2 लिखेंगे। नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1- जिसको केवल 1 लिखेंगे। तो बी जाएगा 1 के साथ, NO3 जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा B1NO3 होल ट्वाइस, B1NO3 होल ट्वाइस, और 1 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, BNO3 होल ट्वाइस। ये हमारा इसका कंपाउंड नेम बन गया। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई, विधि, टिया, सोमित, यस सिमरन, सर। जानवी, क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए जी आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल the formula of the chloride of a metal the formula of the chloride of a metal is MCl2. Is MCl2 full stop. What will be the formula of its sulfate? What will be the what will be the formula of its sulfate? अब देखिएगा यहाँ पर जैसे इन्होंने एक चीज बोली ना, द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल, तो याद रखिएगा मेटल, मेटल का क्या होता है, मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था कि मेटल होता क्या है। तो हमने ना मेटल की एक प्रॉपर्टी देखी कि मेटल जो है, मेटल शायद एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है उसको मेटल बोल देते हैं, जो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है उसको मेटल बोल देते हैं, या जिस चीज को छूने से या स्ट्राइक करने से टन 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 ऐसी आवाज है, रिंगिंग साउंड, ठीक है, उसको बोलते हैं सोनोरस साउंड, उसको मेटल बोल देते हैं। ठीक, या फिर एक ऐसी चीज जो कि बहुत हैवी वेट्स उठा सके, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के सेंस में, एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट विच कैन लिफ्ट हैवी वेट्स इज नोन एज स्ट्रांग। ठीक है, दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो हार्ड का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के टर्म्स में, हार्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, जिसको चाकू से ना काटा जा सके उसको हम हार्ड बोलेंगे, जो वजन उठा सके उसको हम स्ट्रांग बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है मेटल्स की, लेकिन हर प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो एक चीज मेटल की जो कभी चेंज नहीं होती, और एक चीज नॉन मेटल की जो कभी चेंज नहीं होती। मेटल सारे वो होते हैं जो कैटायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एनायन होते हैं, और उन्हीं को हम नॉन मेटल बोल देते हैं।
तो जितने भी कैटायन सब मेटल, जितने भी एनायन सब नॉन मेटल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और दुनिया तरह की दुनिया जहाँ की हर तरीके की आपको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगी। हम ये कहते हैं सोडियम भी मेटल होता है क्योंकि सोडियम कैटायन बनाता है, पोटेशियम भी मेटल होता है, पोटेशियम कैटायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये भी मेटल होते हैं। लेकिन होते कैसे हैं, हाथ में लो जरा सा दबाओ पाउडर बनकर चूरा चूरा गिर जाते हैं एकदम, सोडियम भी और पोटेशियम भी, ठीक है। तो मेटल वाली कोई बात नहीं है उनमें, उनको आप स्ट्राइक करोगे तो टन टन की जो सोनोरस साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है, वो रिंगिंग साउंड भी नहीं आएगी। आप कॉपर का वेसल लीजिए, उसमें आप ऐसे उंगली से मारिए तो आवाज आएगी, आप आयरन का लीजिए वेसल तो भी आवाज आएगी, स्टील का लो तो भी आएगी, एल्यूमिनियम का लीजिए तो भी आएगी, हर चीज में आती है मेटल का जो भी चीज बनी होती है। लेकिन सोडियम में नहीं आएगी, पोटेशियम में नहीं आएगी, डायमंड में नहीं आएगी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर एक्सेप्शन मिलेंगी। बस एक चीज आप सभी बच्चे ध्यान रखें, अब भी 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, जहां तक भी आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेटल है, उसी को कैटायन बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल है, यानी कि एनायन। ऑल कैटायंस आर मेटल्स, ऑल एनायंस आर नॉन मेटल्स। तो इन्होंने बोला था फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। तो यहाँ पर आप ये कहोगे मैंने तो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स देखे थे, है ना, ये मेटल कहाँ से आ गया? तो याद रखिएगा कैटायन हमारा मेटल होता है, ठीक। अब देखिए वो बोल रहे हैं उसका फॉर्मूला है MCl2। इसमें मैं बोलूंगा कि सिंबल और वैलेंसी, तो कोई मेटल है जिसको उन्होंने बोला क्या, M, और Cl2 क्लोरीन है, तो ये Cl हो गया। मैं जानता हूं क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 यानी कि 1। तो भैया MCl2 बनने के लिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी वैलेंसी 2, तो तभी तो M के साथ 1 और Cl के साथ 2 लिखा जाएगा, MCl2। देयरफॉर वैलेंसी ऑफ M इज 2+। 2+ बोल दिया, 2+ है क्योंकि मेटल है ना, मेटल मतलब कैटायन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, तो इसके ही M के सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। तो लिखिएगा सिंबल और फिर लिखें वैलेंसी। M और SO4, तो सिंबल M का वैलेंसी है 2 और SO4 की वैलेंसी 2- यानी कि वो भी 2। M के साथ 2 और SO4 के साथ 2, क्या हो जाएगा, M2SO4 होल ट्वाइस, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, MSO4 बस। M1SO4 1 वो लिखा नहीं जाता तो MSO4 हो गया। कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, ट्राई करिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और लिखें अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस पर है। तो हेडिंग डालें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। Calculate the molar masses of the following substances.
Calculate the molar masses of the following substances. Of the following substances. Option part A है इथाइन, ETHYNE इथाइन, कॉमा C2H2, उसका फॉर्मूला भी दे दिया C2H2. ऑप्शन पार्ट बी सल्फर मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला है S8. ऑप्शन पार्ट सी है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4. तो 3 पार्ट्स तो ये पूछे हैं इन्होंने. और पार्ट डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ई पार्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3. नाइट्रिक एसिड HNO3. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में इनके एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ. वैसे आप लोगों को याद रखने हैं, स्कूल के टीचर आपको देंगे नहीं एटॉमिक मासेस. ठीक है, एटॉमिक मासेस आपको याद भी होने चाहिए सबको. तो एटॉमिक मासेस दे रखे हैं. कार्बन का है 12U, हाइड्रोजन का 1U, सल्फर का 32U, फॉस्फोरस का 31U, क्लोरीन का 35.5, U नाइट्रोजन का 14U, और ऑक्सीजन का 16U. ऑक्सीजन का 16U. ये हो गया. और पूछ रहे हैं इनके सबके आपको मोलर मासेस बताने हैं. देखिए कैसे होगा. सबसे पहले इथाइन है, C2H2 इथाइन. तो इसका मोलर मास क्या होगा. देखिए कार्बन का कितना है 12, और कार्बन के आगे क्या लिखा हुआ है 2, तो यानी कि कार्बन के 2 एटम हैं, तो 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है 2, तो 12 2 जा 24 और 1 2 जा 2, तो 24 प्लस 2 26. ठीक है, समझ गए. तो ये हो गया 26. देखिए अगर वो आपसे पूछते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो आप लिख देंगे ग्राम. अगर वो आपसे पूछते हैं सिर्फ मॉलिक्यूलर मास तो आप लिख देंगे यू. ठीक है, बस इतना. तो इधर मोलर मास बोल रहे हैं तो मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ही पूछा जा रहा है आपसे. ऑप्शन बी. बी पार्ट में है सल्फर मॉलिक्यूल, तो S8 मोलर मास ऑफ S8. सल्फर का है 32, और सल्फर के आगे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, तो 32 इंटू 8 कितना हो गया 256. तो ये हो गया 256 ग्राम. पार्ट सी देखिएगा.
phosphorus molecule P4. मोलर मास ऑफ P4 इज इक्वल टू फॉस्फोरस का कितना है 31 इंटू 4 क्या हो जाएगा 124 ग्राम। डी पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि एक एटम है हाइड्रोजन का तो 1। क्लोरीन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका भी एक एटम है तो ये हो गया 36.5 ग्राम। पार्ट ई मोलर मास ऑफ HNO3 हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो केवल 1। नाइट्रोजन के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14। ऑक्सीजन का होता है 16 उसके आगे 3 लिखा हुआ है तो 16 3 जा 1 + 14 हो गया 15 और 16 3 जा हो गया 48। कितना हो जाएगा 63 ग्राम। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालिएगा मोल कॉन्सेप्ट। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो कहीं पर भी किसी बच्चे को डाउट आए मेरे से 2 बार 3 बार कितनी भी बार पूछ सकते हैं। और जो सिंपल यूनिटरी मेथड होता है ना, मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करूंगा और मैं उसी से इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। यूनिटरी मेथड होता क्या है पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए हमको ये बोला गया कि 5 टॉफीज की कॉस्ट है 15 रुपीज। ठीक है, तो यूनिट टॉफी की कॉस्ट कितनी है, यूनिट टॉफी मतलब एक टॉफी की कॉस्ट कितनी है वो बताइए। तो अगर एक टॉफी की कॉस्ट हमसे पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 5 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 5 3 जा 15 यानी कि 3 रुपी। तो ये 3 रुपी जो है ये एक टॉफी की कॉस्ट है। तो कभी भी हमें यूनिट के लिए किसी एक क्वांटिटी के लिए कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाने लगे कि अब आप बताओ 7 टॉफीज की कॉस्ट कितनी है, तो 1 टॉफी की कॉस्ट 3 रुपीज, तो 7 की कितनी 7 × 3। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में यूज करूंगा यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ और हेडिंग डालिएगा आप लोग मोल कॉन्सेप्ट। तो ये यूनिटरी मेथड तो पता होगा ना सबको, है ना। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट वेट करिए बस। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे अ, हम मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमें केले खरीदने हैं और केले हमने ले लिए 12। तो 12 का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, दर्जन बोलते हैं ना, डजन। ठीक है, तो कभी ये किलो के हिसाब से नहीं मिलते, ये किलो के हिसाब से नहीं मिलते और डजन के हिसाब से मिलते हैं। तो डजन क्या हो गया, 12 किलो का एक ग्रुप हो गया। अच्छा, अगर आप कोई और चीज ले लें, अगर आप ये कहें कि आपके पास 12 बुक्स हैं तो आप उसको भी एक डजन बुक्स बोलेंगे। ठीक है, तो डजन का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स, के 12 ऑब्जेक्ट्स को अगर एक साथ हमने ले लिया तो वो हमारा डजन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं, एटम इतनी छोटी यूनिट होती है, इतना छोटा होता है कि उसको खुली आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक, तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये मोल का मतलब क्या है,
कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, कॉन्सेप्ट का मतलब फंडा हो गया। मोल क्या है? मोल का मतलब ये होता है कि एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको देखा नहीं जा सकता। तो हमने कहा कि चलिए जी 2 एटम कर लेते हैं। हमने कहा 2 एटम भी बहुत छोटे, नहीं देख सकते। अच्छा चलो बढ़ाते बढ़ाते हम 100 एटम पर पहुंच गए, 100 को भी नहीं देखा जा सकता। धीरे 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 हम बढ़ाते गए और हमने कहा कि हम तो कई हजार एटम्स तक पहुंच गए, लाखों तक पहुंच गए, करोड़ों तक पहुंच गए, लेकिन वो अभी भी इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर एक साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने क्या करा, वो बढ़ाता गया कि कब तक मैं एटम्स के नंबर को बढ़ाता जाऊंगा, जब तक मेरे को एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसको कि मैं सामने रखकर और मैं उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकूं। तो वो एक नंबर फाइंड आउट कर लिया उसने, कितना? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, जिसको कि एन ए भी बोल देते हैं, कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में ए, 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। उसने बोला, देखिए 10⁻3 होता है, तो 10⁻3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। 10⁻4 का मतलब 10,000, 10⁻5 का मतलब 1 लाख, 10⁻6 10 लाख, 10⁻7 1 करोड़, 10⁻8 10 करोड़, 9 100 करोड़, 10 1000 करोड़। तो आप ये देखो 10⁻10 तक हम 1000 करोड़ तक पहुंच गए। अभी ये तो 10⁻23 है। तो सोचो कितनी ज्यादा, मतलब 1000 के भी और 1000 करोड़, और उसके बाद भी उसमें 1000 मल्टीप्लाई करो तब जाकर 10⁻23 आता है। तो इतने एटम्स को अगर हम देखें तब जाकर हमको ये लगता है कि हाँ अब मैं इतने एटम्स को मैं देख भी सकता हूँ। और इतने एटम्स का जो एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप को हम बोल देते हैं 1 मोल। उसको हम बोल देते हैं 1 मोल, ठीक है। तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड नंबर है एवोगैड्रो नंबर, कि इतने एटम्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं 1 मोल। समझ गए कि नहीं? ठीक, इसको डजन से कंपेयर करना क्यों जरूरी था, कि हम यहाँ पर हैं तो नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी अगर हम बनाना केले लेने के लिए चले जाते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई कितने, आप 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, तो वो हंसने लगेगा। वो बोलेगा भाई किलो के हिसाब से नहीं मिलते, ये डजन के हिसाब से मिलते हैं। ठीक, और अगर आप थोड़ा सा साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि ये केले भी जो हैं ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं। ठीक, तो क्या है कि ये अलग अलग रीजन वाइज ये चीज जो है ये वेरी करती है, कि किसी जगह पर किस तरह से, किसी जगह पर किसी तरीके से। लेकिन जो ये है, ये इंटरनेशनली एक ही चीज फॉलो होती है यहाँ पर केमिस्ट्री में, कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो उनको बार बार इतने सारे एटम ना बोलकर बोल देंगे 1 मोल ऑफ एटम। तो स्टडी करने में आसानी रहती है। समझ गए? तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 atoms is called 1 mole ऑफ एटम। इसको बोलते हैं एटम का 1 मोल, 1 मोल। ठीक, तो ये तो होता है मोल। अब मोल कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होता है वो देखेंगे। इसमें ना 3 फॉर्मूले लिखे हैं। पहला फॉर्मूला, 1 मोल ऑफ एटम्स of an element, 1 mole of atoms of an element is equal to gram atomic mass of that element। ठीक है, अब ये है कि ये जो इतने एटम्स होते हैं 1 मोल, क्या वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल? आप ये कहोगे भाई मोल जो है, मोल तो एक कलेक्शन है, मोल तो एक ग्रुप है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का, तो ये तो काउंटिंग हो गई ना, कि इतने सारे एटम्स।
ये मास के इक्वल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही, अगर ये चीज दिमाग में आती है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक्चुअल में ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है, ये जो इक्वालिटी साइन लगाया है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक मोल, अगर हम किसी भी एलिमेंट के एक मोल की बात करते हैं तो उसका वजन जो है वो उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास तो होता है 12U, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? यू हटाकर जी लगा दो, बस 12 ग्राम। ठीक है, तो अगर कार्बन के एक मोल की बात करी जाए तो एक मोल में 12 ग्राम वजन होता है, 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन के अगर इतने सारे एटम्स इकट्ठे करे जाएं, यानी कि 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 16 ग्राम के बराबर उसमें वजन होता है। ठीक है, तो आप कोई भी एलिमेंट चेंज करते जाओ, नाइट्रोजन लोगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, तो वो 14 ग्राम, नाइट्रोजन का एक मोल 14 ग्राम के बराबर, ऑक्सीजन का एक मोल 16 ग्राम के बराबर, कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर, क्लोरीन का एक मोल 35.5 ग्राम के बराबर। तो जो जो भी एलिमेंट का मैं मोल लूंगा वो उसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर उसमें वजन होता है, उतना ही उसमें मास होता है। तो ये मोल इसके इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एक मोल किसी भी एलिमेंट का लो तो वो उसी एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, ये उसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर वजन उसमें होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्लियर? ये पहला फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट का। दूसरा दूसरा फॉर्मूला वही है जो मैंने ये लिखा हुआ है, देखिएगा इसमें क्या है? 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of that element. 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of that element। ये हो गया। ये तो मुझे पता ही है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो समझ में आ ही गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि एक मोल में मास कितना? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में कितना वजन होगा? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो पहले और दूसरे रिलेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों भी इक्वल। समझ गए कि नहीं भाई? ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी भाई हो गए ना? नहीं समझे? ठीक, वही चीज है कि 1 मोल में वजन कितना? इतना। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने? इतने। तो इतने एटम्स का कितना वजन? इतना। तो थर्ड जो रूल है वो इन दो रूल से ही डिराइव हो रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स of an element is equal to gram atomic mass of that element। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है जी, बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। सुमिल, पिया, सिमर, लक्ष्य, जानवी, वंश, Yes, विधि, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो मैंने अभी क्या करा, मैंने अभी सिर्फ 3 रूल्स लिखे हैं जिससे हमारा मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मुझे ये 3 रूल्स दिमाग में रखने हैं, जैसे कि हमने मोशन में करी थी ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम ये देखते थे कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, उसके हिसाब से मैं वही इक्वेशन यूज करता था। तो हर एक क्वेश्चन में मैं ये देखूंगा कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, उसकी उसी के हिसाब से मैं इन तीनों में से वही वाला रिलेशन यूज कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी मोल्स
क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम? हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम? अच्छा, ब्रैकेट में दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 U। एटॉमिक मास उसका कैल्शियम का 40 U है, तो ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम? 5 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हैं? मैं ये कहूंगा कि क्या पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मोल्स बताना है आपको, और उन्होंने क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। इसका मतलब ग्राम का मतलब क्या, मास है। तो ग्राम और मोल्स, इन तीनों में से कौन से रिलेशन में ग्राम और मोल्स आ रहा है, ये बता दीजिए। ग्राम और मोल्स कौन से रिलेशन में है? फर्स्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट में इधर दे रखा है मोल और इधर दे रखा है ग्राम, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट रिलेशन यूज करूंगा। दूसरा, हम ये याद रखते हैं कि हमको क्या चीज कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स। तो जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उस चीज को राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑफ एटम्स, अब यहाँ ऑफ एन एलिमेंट ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा, ऑफ कैल्शियम, क्योंकि एलिमेंट क्या दे रखा है, कैल्शियम। ठीक, तो 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ना बोलकर 1 मोल ऑफ कैल्शियम बोल दूंगा सीधा सीधा। 1 मोल ऑफ कैल्शियम किसके बराबर है, उसके ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि 40 ग्राम के बराबर। मुझे निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को राइट हैंड साइड पर रखूंगा, मतलब इसी फर्स्ट रिलेशन को पलट कर लिख दूंगा, उल्टा लिख दूंगा। जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको राइट हैंड साइड पर रखते हैं, बस ये याद रखिएगा, जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड पर रखिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। मैंने पहला ही रिलेशन पलट कर लिख दिया। मोल को राइट हैंड साइड पर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं मोल ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो, हाउ मेनी मोल्स। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 40 ग्राम 1 मोल के बराबर, तो 1 ग्राम। यूनिटरी मेथड, ये 40 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1/40 मोल्स ऑफ कैल्शियम। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं 5 ग्राम्स में बताइए। तो 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, जब 1 ग्राम में 1/40 है तो 5 ग्राम में कितना, 1/40 इंटू 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1/8 मोल्स ऑफ कैल्शियम। 1/8 मोल्स ऑफ कैल्शियम। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1/8 छोड़ दीजिए या सिंप्लीफाई करो तो 0.125 आ जाएगा। ठीक है, कितना भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल मैथ्स करेंगे और शाम का अपना वही 7 बजे का टाइम रहेगा। ठीक, तो आज 31 है, कल और परसों 1 को और 2 को और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद 3 4 5 6 की छुट्टी रखेंगे। ठीक, चलिए जी, Thank you, ओके sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।